हेलो दोस्तों, दिवस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार दिवस स्पेशल में, यानी बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम इसको कई खंडों में इसको हम लोग बांट के पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका नामकरण हुआ, इसके बिहार का उदय किस तरह से हुआ, और इसमें जैसे मान लीजिए इसका अक्षांश देशांतरी विस्तार क्या हुआ, फिर यहाँ की भाषाएं कौन सी हैं, खदान कौन सा है, और इसका समझिए कि विस्तार किस तरह से है। ये हर एक चीज़ में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो दोस्त इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल घंटे को जरूर दबा देंगे, ताकि जो ही वीडियो डाला जाए वो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसको समझिए कि बेहतर आप लोग तैयारी कर सकें। और आप तैयारी कर रहे हैं जनरल कॉम्पिटिशन का, या आपको पीसीएस में की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी आपको स्टेट का पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको सफिशिएंट यहाँ से पूरे सिलेबस कवर कराया जाएगा और आपको यहाँ से सफिशिएंट आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को जो आपको प्ले लिस्ट में जितने सारे वीडियो डाले गए हैं उसको जरूर देखते रहें और बस चैनल से जुड़े रहें, और अंत समझिए कि सारे के सारे आपको सिलेबस कवर करा दिए जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो बिहार दिवस के स्पेशल में। तो सबसे पहला क्या है कि नामकरण है, यानी आपको बिहार का नामकरण जो है वो किस तरह से हुआ। तो सबसे पहला ये है कि जैसे मान लीजिए 12वीं शताब्दी में, देखिए 12वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1100 कुछ ईस्वी। जैसे मान लीजिए 10वीं शताब्दी कोई कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10वीं शताब्दी का मतलब ये 900 कुछ ईस्वी या 6ठी शताब्दी से पूर्व कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 500 कुछ ईस्वी वही चीज है, यानी नामकरण है। तो 12वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 1100 कुछ ईस्वी, अर्थात 12वीं शताब्दी में, यानी इस प्रदेश में जो आज की डेट में जिसका बिहार नाम है, उस प्रदेश में तुर्क का शासन था उस समय। और यहाँ पे क्या था, बौद्ध विहारों की अधिकता थी। हम लोग जानते हैं कि आपको बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं शुरुआत जो है आपको बिहार से ही हुआ है। महात्मा बुद्ध जो थे, इनका आपको ज्ञान की प्राप्ति जो है आपको गया में, यानी बोध गया में हुई थी, वहाँ पे वह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं सबसे शुरू में जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्चस्व कहीं रहा है तो बिहार में रहा है। और महात्मा बुद्ध बिहार के कई भागों में आपको घूम घूम कर, यानी सबसे ज़्यादा कहा जाए तो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा दिया, और इनके जितने सारे अनुयायी जो थे वो बिहार में अधिकतर रहते थे। तो इस तरह से क्या हुआ था, आपको बौद्ध विहारों की अधिकता जो है इस प्रदेश में थी। इसी बिहार से चेंज होकर के आगे यही आपको बिहार होते होते आगे चल के क्या बिहार में बदल गया, जो इसका नाम जो है आपको बिहार पड़ा। ये यानी वही आपको बौद्ध विहारों से कहीं ना कहीं आपको चेंज होकर के बिहार के रूप में आया, तो इसका नाम जो है आपका, इस प्रदेश का नाम जो है बिहार पड़ा। नेक्स्ट ये है, जैसे मान लिया इसका मतलब उदय किस तरह से हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मान लिया 1764 ईस्वी में, यानी उस समय वो दौर था जो उत्तर मुगल काल का समय था, अर्थात आपको मुगल काल का ही सेकेंड पार्ट कह सकते हैं, जो उत्तर मुगल काल का चल रहा था। उस समय शासक जो थे आपको शाह आलम थे। कौन थे? तो शाह आलम थे। तो 1765 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। क्या हुआ, यानी 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है, मतलब दीवानी का अधिकार जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। किसके द्वारा? तो शाह आलम के द्वारा। ठीक है। उसके बाद आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा जब एक हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जब हाथों में चला गया, तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको ध्यान दिया गया था आपको बंगाल पे, और बिहार में उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना आपको बंगाल के क्षेत्र में दिया जाता था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बिहार वहाँ से पिछड़ते चला गया, और जब पिछड़ते चला गया, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं दिया जा रहा था विकास के सेक्टर से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि यार ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। तो आपको आंदोलन, यानी आवाज़ उठाने का क्रम, यानी आंदोलन करने का क्रम, इसमें जितने सारे कुछ नेताएं जो थे, जैसे मान लीजिए आप लिखे हुए नेताओं के बारे में, जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, श्री महेश नारायण हो गए, नंद किशोर लाल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए हैं, मजहरुल हक है हो गए। इन लोगों के साथ और बहुत सारे नेता जो है आंदोलन करना शुरू किए कि हमको बिहार पृथक रूप से चाहिए। जो आपको बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सम्मिलित रूप से
इसमें चला गया था। तो इससे कहीं ना कहीं समझिए कि नेताओं का सोच था कि आपको इससे बिहार अलग हो, ठीक है। तो यही करते करते आंदोलन करते करते कुछ समय बीते गया। तो जब एक समय आया, जैसे मान लें कि 1905 जब हुआ तो बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन आप लोग जानते ही हैं, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय बहुत उसका समझिए कि विरोध हुआ था, और कहीं ना कहीं बंगाल में उसको शोक के रूप में भी जाना जाता है उस दिन को। तो बंगाल में जब विभाजन हुआ तो हर एक सेक्टर से कहा जाए तो उसका विरोध हुआ था। यहाँ तक समझिए कि आपको स्वदेशी का नारा लगाना शुरू हो गया था उस समय। स्वदेशी चीज़ों का कहीं ना कहीं उपयोग करने का समझिए कि यहाँ के लोगों का एक समझिए कि आंदोलन के रूप में उसको भी अपनाया गया था कि विदेशी चीज़ों का हम लोग उसमें उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक समझिए कि थाने में जो आपको कैदी जो थे वो भी आपको विदेशी वस्त्र पहनने से भी इनकार कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं समझ का विरोध ज़्यादा हुआ था। तो आगे चल के कहीं ना कहीं सरकार जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो भी कहीं ना कहीं मन बना लेते कि नहीं, जो आपको बंगाल जो विभाजन हुआ था इसको कहीं ना कहीं इसको रद्द किया जाए, और आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के संदर्भ में तब उसका कहीं बंटवारा किया जाए तो कहीं बेहतर होगा। तो आगे चल के यही हुआ, यानी लगभग आपको 1911 तक जो क्या हुआ, आपको बंगभंग आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर होते चला गया। और जब आपको 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार के आयोजन किया गया, कब याद रखिएगा आप लोग, ये 12 दिसंबर 1911 में जब दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया, तो इसमें ब्रिटेन के सम्राट थे आपको जॉर्ज पंचम आए हुए थे। इसमें कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, जिनके स्वागत में है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आपको जनगण मन गाया गया था। तो वहीं आपको सम्राट कहाँ के थे? ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम जो आए थे वो दिल्ली के शाही दरबार में कब? तब 12 दिसंबर 1911 में। और उसी दिन ये ऐलान किया गया है कि बिहार और उड़ीसा को मिलकर एक नए प्रांत के गठन का कहीं ना कहीं आपको घोषणा किया गया। वहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, यहाँ कोई गठन नहीं किया गया सम्राट के राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा। इसमें क्या कहा कि घोषणा किया गया कि बिहार और उड़ीसा का एक सम्मिलित एक प्रदेश जो है इसका गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा की गई। कब की गई? तो 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को। आगे क्या होता है? तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग हुआ। किससे अलग हुआ? तो बंगाल से अलग हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग होता है। कहाँ से? तो बंगाल से। फिर नेक्स्ट में देखा है तो 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन होता है, ठीक है। यानी 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का क्या गठन किया गया, और इसी को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 22 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा कि 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की जाती है क्या? तो बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नए प्रांत बिहार के रूप में गठन करने की घोषणा की जाती है। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग होता है। किससे? तो बंगाल से। फिर नेक्स्ट ये है कि 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत की गठन की जाती है, और इसी को समझिए कि बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट ये है कि जैसे इसका जो आपको गठन हो गया, जब बिहार का गठन हो गया तो उसमें से आपको प्रथम विभाजन जो हुआ वो 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को विभाजन हुआ। और इससे अलग हुआ क्या? तो उड़ीसा। यानी 31 मार्च 1936 तक, 31 मार्च 1936 तक तो उड़ीसा इसके साथ था, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को आपको उड़ीसा अलग हो जाता है। किससे? तो बिहार से। यानी शेष जो क्षेत्र जो बचते हैं वो बिहार ही होता है, लेकिन उससे क्षेत्र कुछ निकल कर उड़ीसा हो जाता है। कहने का मतलब ये है बिहार का पहला विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। नेक्स्ट ये है दूसरा विभाजन, अर्थात अंतिम विभाजन जो हुआ था कब? आपको 15 नवंबर 2000। इससे पहले 1956 में जो भाषाई आधार पर आपको राज्यों का गठन किया जा रहा था, तो इसमें से कुछ क्षेत्र को, बिहार के कुछ क्षेत्र को, यानी कुछ जिले के कुछ क्षेत्र को काट करके आपको किसमें? पश्चिम बंगाल में मिलाया गया था। लेकिन वो इम्पोर्टेंस नहीं है ज़्यादा। यहाँ आपको दूसरा विभाजन, आपको अंतिम विभाजन के रूप में क्या होता है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। याद रखिएगा आप लोग, दूसरा विभाजन यानी अंतिम विभाजन। इसके बाद अभी तो कोई विभाजन हुआ नहीं है, तो अंतिम के ही रूप में लेंगे इसको। तो कब होता है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में विभाजन होता है बिहार का, जिसमें से उड़ीसा झारखंड अलग बनता है, देश राज्य बनता है। क्या होता है? पहला विभाजन में उड़ीसा अलग होता है, और आपको दूसरा जो विभाजन होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में
तो बिहार से आपको झारखंड अलग होता है, ठीक है। यानी झारखंड के रूप में एक नया अलग राज्य बनता है। अब इस जब आपको इस यहाँ जब आपको दो भागों में जब बढ़ता है झारखंड, अब इसमें क्या क्या चीज बढ़ता है इसको हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसके कहीं ना कहीं आपको क्षेत्र बढ़ा, तो उसमें जितने आपको संसाधन जो थे उसमें भी कहीं ना कहीं आपको विभाजन हो गया। तो उसमें से सबसे पहला देखते हैं, जैसे वन क्षेत्र जो है बिहार में जो था, बिहार में जो वन क्षेत्र जो था, उस वन क्षेत्र में से मात्र 20% ही बिहार को मिला, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे गौर से आप लोग कि जब आपको बिहार और झारखंड में जब बंटवारा हुआ कब, तो 15 नवंबर 2000 को, तो इसमें से आपको वन क्षेत्र से क्या हुआ, वन क्षेत्र का मात्र 20% ही बिहार में बचा और 80% वन क्षेत्र जो है कहाँ चला गया, तो झारखंड में चला गया। नेक्स्ट देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र का देखा जाए तो इसमें विद्युत क्षेत्र का आपको मात्र 35% ही बिहार को मिला और नेक्स्ट आपको लगभग 65% यानी 65% विद्युत क्षेत्र जो है वो झारखंड में चला गया। आगे देखा जाए तो आपको जैसे मान लीजिए आपको खनिज क्षेत्र में देखा जाए, खनिज क्षेत्र में देखा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी राज्य के पास अगर ज़्यादा है तो समृद्ध जरूर होता है। तो खनिज क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो आपको बिहार को सिर्फ और सिर्फ जो है 6% ही यानी 6% ही मिला और 94% आपको खनिज क्षेत्र जो कहाँ चला गया, तो झारखंड में चला गया। तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार तो यहीं पिछड़ रहा था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों गया था उस समय तो पिछड़ा ही। फिर इस समय जब वो बंटवारा हुआ, एक तो आपको उड़ीसा के रूप में बंटवारा हो गया, फिर दूसरा बंटवारा झारखंड के रूप में होता है। तो झारखंड के रूप में हुआ तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी अधिक मात्रा में आपको झारखंड में चला गया, वन क्षेत्र भी अधिक मात्रा में झारखंड में चला गया और आपको देखा जाए तो आपको खनिज क्षेत्र जो है ये इसका 94% लगभग सारा ही कह सकते हैं हम, ये आपको झारखंड में चला गया। तो कहीं ना कहीं आपको प्राकृतिक संसाधन जो थे वो लगभग आपको देखा जाए तो आपको कहाँ पे चला गया, तो आपको झारखंड में चला गया। और कहीं ना कहीं बिहार को आज के समय देखा जाए तो लगभग आपको प्राकृतिक संसाधन नाम मात्र के यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बिहार के विफलता का कारण ये भी सब आपको पॉइंट्स आ जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका बिहार हो गया, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और बिहार की जो भाषा है, बिहार की भाषा दो है, जिसमें आपको पहला भाषा हिंदी है और दूसरा उर्दू है। यानी बिहार का राजकीय भाषा जो है पहला हिंदी है और दूसरा उर्दू है। एग्जाम में पूछता है कि भाई बिहार का पहला राजकीय भाषा क्या है, तो आपको हिंदी है, दूसरा क्या है, उर्दू है। ये आपको बिहार की राजधानी पटना तो हो गया। बिहार में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट जो है यानी जिला जो है ये टोटल 38 जिला है बिहार के पास। और लास्ट जो जिला बना था सबसे अंतिम वो कौन था, तो अरवल था। कौन था, अरवल था। बिहार को पहले मगध के नाम से ही जाना जाता था, बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। कब, तो मौर्य एवं गुप्त काल का जब पीरियड चल रहा था उस समय आपको बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। जैसे मान लीजिए कि उस समय मगध का क्षेत्र भी देखा जाए तो पटना और गया क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आपको हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं महाजनपद के बारे में। तो उस महाजनपद में एक मगध महाजनपद भी था। तो पहले आपको बिहार को मगध के क्षेत्र, मगध के नाम से ही जाना जाता था। और ये कब अगर समय पूछता है तो आपको मौर्य एवं गुप्त काल के समय इस नाम से ज्यादा प्रचलित था ये। आगे देखा जाए जैसे मान लीजिए कि बिहार हो यही, तो बिहार का ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हो गया नॉर्थ। क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, जिसको हम ये क्या हो गया, यानी टॉप में हो गया नॉर्थ, जो कि यहाँ पे क्या है, नेपाल है। और साउथ में यहाँ पे क्या हो गया, तो साउथ में ये झारखंड, यहाँ पे झारखंड है। और आपको ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल है। और आपको वेस्ट में देखा जाए तो क्या है, यूपी है। ये आपको बिहार की चौहद्दी हो गया। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, आपको पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में क्या है, तो आपको पश्चिम बंगाल है। आगे देखा जाए जैसे मान लीजिए आपकी जैसे बिहार का आपको किसे पश्चिम से पूर्व की या पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है, लंबाई जो है वो कितना है, 483 किलोमीटर है। याद रखिएगा आप लोग, ये बिहार का पश्चिम से पूर्व की तरफ कहिए या पूर्व से पश्चिम की तरफ जो लंबाई जो है ये आपको 483 किलोमीटर है। वहीं आपको उत्तर से दक्षिण देखा जाए लंबाई में, या इसको चौड़ाई कह सकते हैं हम,
तो उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितना है, तो आपको 345 किलोमीटर है। ठीक है, एक बार और इसको देखिए, यानी बिहार का उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा जाए तो आपको 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितना है, तो आपको 483 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, यानी बिहार की अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो बिहार की अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आपको 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड क्या है। यहाँ से जैसे मान लीजिए 24 डिग्री, जैसे मान लीजिए कि अक्षांश रेखा है, तो अक्षांश रेखा ऐसे ही जाता है, अक्षांश रेखा ऐसे जाता है, और देशांतर के ऐसे आता है ना, देशांतर ऐसे आता है। तो आपको अक्षांशीय विस्तार जो है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से कहाँ तक, आपको 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, यानी उत्तर में हम लोग कह सकते हैं बिहार के है उत्तरी गोलार्ध में। जैसे भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो बिहार तो उत्तरी गोलार्ध में होगा ही। तो इसको बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 24 डिग्री 20 मिनट, ऊपर 1 है तो मिनट हो जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और जब दोनों हटेगा तो फिर डिग्री बनेगा। तो वही अक्षांशीय विस्तार बिहार का क्या है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, कहाँ पे, उत्तरी में। वही देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, एक बार और इसको देखिए, यानी यहाँ से शुरू जो होगा तो यहाँ से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, मतलब ये, और यहाँ देख लिया जाए ये बिंदु से लेकर के ये बिंदु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के यहाँ तक जो है 88 डिग्री 17 मिनट आपको 40 डिग्री पूर्वी हो जाएगा ये। तो ये आपका हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। एक चीज और देखा जाए तो बिहार को देखने से ऐसा लगता है कि बिहार क्या है, तो एक आयताकार मतलब आयताकार शेप में है, ये आयताकार शेप में है। अगर ऐसा किया जाए तो बिहार का आकृति देखा जाए तो क्या है, तो आपको आयताकार क्षेत्र में है, आयताकार शेप में है। आपको ये बिहार के जैसे मान लीजिए कि आपको ऊंचाई देखा जाए तो 173 फीट है, मतलब इस समुद्र तल से इस बिहार की कितनी ऊंचाई है, तो 173 फीट है। ठीक है, यानी समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, 173 फीट। नेक्स्ट में देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि बिहार में सर्वाधिक तापमान कहाँ रहा है, तो आपको गया में रहा है, जिसका औसतन आपको 40 डिग्री से 50 डिग्री तापमान तक यहाँ पे पाया जाता है। तो सर्वाधिक तापमान में गया हो जाएगा, जिसका औसतन आपको 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक है। सर्वाधिक वर्षा बिहार में कहाँ पे होता है, तो आपको किशनगंज में होता है। ठीक है, क्वेश्चन फैक्ट में पूछ सकता है कि आपको सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ पे होता है, तो आपको किशनगंज में होता है। वही आपको प्राकृतिक विभाजन में बिहार को देखा जाए तो प्राकृतिक विभाजन में बिहार को तो आपको सबसे पहला हम कह सकते हैं कि शिवालिक श्रेणी के तराई क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए नेपाल है, तो जैसे मान लीजिए हिमालय है, तो हिमालय कहीं ना कहीं आपको 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, फिर आपको लघु हिमालय, फिर आपको लास्ट में शिवालिक आता है। और इस शिवालिक से सटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नेपाल है, तो यहाँ पे लास्ट वाला है नेपाल, आपको हिमालय का हिस्सा जो है वो क्या है, शिवालिक है। उसी शिवालिक के आपको श्रेणी के तराई क्षेत्र में आपको बिहार का एक क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा ये उत्तरी एवं दक्षिणी गंगा के मैदान। देखिए बिहार के बीचों बीच से गंगा मैदान निकलती है, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ये उत्तरी मैदान हो जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान, और नीचे वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाता है। एक चीज इसके पहले पढ़े है कि कहीं ना कहीं बिहार का समझिए पिछड़ेपन के कारण यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दूसरा ये है कि बंटवारा हो गया, तो अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन दूसरे राज्यों में चले गए। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो बीचों बीच आपको गंगा नदी जाती है, तो गंगा नदी के उत्तर में देखा जाए तो अधिकतर ये बाढ़ से प्रभावित होता है। अब बाढ़ से प्रभावित है तो फसल प्रभावित यहाँ होता है, और दक्षिण में देखा जाती है तो सूखा से प्रभावित होता है। तो दोनों चीज बिहार को झेलना पड़ता है। उत्तर में यानी बिहार के उत्तरी भाग में देखा जाए, बिहार के उत्तरी कह सकते हैं या गंगा मैदान के उत्तरी भाग को कह सकते हैं, ये पूरे आपको बाढ़ से प्रभावित रहता है, फिर यहाँ फसल नहीं हो पाता है ज़्यादा। और फिर आपको दक्षिण में देखा जाए तो फिर यहाँ पानी की कमी के चलते सुखाड़ हो जाता है, तो फिर सुखाड़ के चलते भी यहाँ अनाज नहीं हो पाता है। तो इस तरह से भी अगर देखा जाए तो बिहार कहीं ना कहीं पिछड़े हुए राज्यों में आता है।
तो नेक्स्ट ये है, तो क्या कहता है प्राकृतिक विभाजन में क्या है, तो आपको पहला है शिवालिक श्रेणी का तराई, और नेक्स्ट में आपको उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, यानी लगभग आपको बिहार को जो है 3 भागों में बांट करके हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है, मतलब जैसे कहने का मतलब वन क्षेत्र तो आपको सबसे ज्यादा आपको चला गया झारखंड में, 20% बिहार में बचा है, उसमें से देखा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्र अभी कहाँ है बिहार में, तो कहाँ है, तो आपको कैमूर में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखा जाए जैसे बिहार की नदियां जो है, तो बिहार की नदियां कौन कौन सी है प्रमुख रूप से देखा जाए तो आपको पहला गंगा है, नेक्स्ट में आपको कोसी है, बागमती है, सोन है, पुनपुन है, निरंजना नदी है जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, और इसी निरंजना या फल्गु नदी के किनारे आपको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर ये गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक भी है, घाघरा है जिसको सरयू भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, कर्मनाशा है। तो ये सारी जितनी सारी नदियां हैं ये बिहार की प्रमुख नदियां हैं, और सारी नदियां हैं जो आपको दक्षिणी बिहार से होकर के इन करती है इसमें। फिर आगे देखा जाए जैसे प्रमुख खादान के रूप में देखा जाए, यानी प्रमुख खादान तो बिहार का क्या है, तो धान है, लेकिन प्रमुख खादान फसल में देखा जाए तो यहाँ की फसल जो है जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, अर्थात बिहार के अधिकतर लोग जो है आज के डेट में अपने खादान के रूप में इसी चीज को लेते हैं, क्या धान को, गेहूं को, मक्का और जौ को, और सबसे ज्यादा फसल में देखा जाए तो यही आपका आता है, और प्रमुख रूप से खादान देखा जाए तो क्या आएगा, तो वो धान अर्थात चावल आएगा। नेक्स्ट में देखा जाए तो जैसे मान लें कि प्रमुख नगदी फसल में देखा जाए बिहार में, तो पहला गन्ना है, तंबाकू है, पटसन है, आलू है। एक चीज और यहाँ बता दें, जैसे मान लें पिछड़ेपन के कारण में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी था, फिर यहाँ बंटवारा था, फिर यहाँ बाढ़ की स्थिति, फिर सुखाड़ की स्थिति, कहीं ना कहीं एक और स्थिति जैसे गन्ना है, तो बिहार में पहले अधिक मात्रा में गन्ना का समझिए कि क्या किया जाता था, पैदावार लगाया जाता था, मतलब यहाँ गन्ना लगाया जाता था, और उसको मिलों तक पहुंचा करके, अर्थात नगदी फसल एक तरह से था वो, तो मिल में वो ले आकर बेच करके किसान यहाँ से पैसे उसको कमा सकते थे। लेकिन आज के डेट में हुआ गया, जैसे मान लें कि आज़ादी जब हुई तो जब यहाँ तो मिलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी शुगर मिल का, लेकिन आज़ादी के बाद विशेष उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और उसमें से आज के डेट में लगभग समझिए आधा से ज़्यादा कह सकते हैं मिल बंद पड़े हैं। जब बंद पड़े हैं, जब मिलें नहीं है, तो फिर अब लोग गन्ना का उत्पादन उस हिसाब से नहीं होता जितना पहले था, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो बिहार कहीं ना कहीं इस तरह से पिछड़ा हुआ है। तो प्रमुख नगदी फसल के रूप में देखा जाए तो गन्ना है, तंबाकू है, पटसन है और आलू है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख जनजाति के बारे में देखा जाए तो प्रमुख जनजातियों में आपको संथाल हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, गोंड हो गया या राजवार हो गया। तो प्रमुख जनजाति में कौन सा हो गया, संथाल, उरांव, गोंड, मुंडा जनजाति, गोंड जनजाति और राजवार जनजाति। ठीक है, उसी तरह से बिहार के क्षेत्रफल के बारे में देखा जाए तो बिहार की क्षेत्रफल क्या है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 94,163 किलोमीटर स्क्वायर आपका कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल है। क्या है, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आगे देखा जाए जैसे मान लें कि सबसे बड़ा जिला, यानी बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो आपको पश्चिमी चंपारण है, जिसका आपको क्षेत्र है आपको 5228 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 5228 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं कि कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा है तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो आपको पश्चिमी चंपारण है, जिसका आपको क्षेत्रफल जो है 5228 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर उसको सबसे छोटा जिला के रूप में देखा जाए तो आपको शिवहर है, जिसका मात्र आपको 349 किलोमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्र है।
फिर उसी तरह धार्मिक स्थल में देखा जाए, यानी बिहार का धार्मिक स्थल कौन कौन सा है, जैसे मान लीजिए बोध गया है जो गया में है, पटना साहिब है, पावापुरी है, फुलवारी शरीफ है, वैशाली है, मनेर है। ये जितना सारा क्षेत्र है जो आपको बिहार का एक आपको धार्मिक स्थल के रूप में ये जाना जाता है। और कहीं ना कहीं समझिए कि बिहार का एक अच्छे अगर प्लेस के रूप में भी देखा जाए तो बिहार का समझिए यहीं से कहीं ना कहीं, इससे भी कहीं ना कहीं बिहार का गौरव यहाँ से बढ़ता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रमुख रूप से आपको क्या है, तो आपको बिहार का धार्मिक स्थल है। साथ ही साथ बिहार में कौन कौन सा पर्व त्योहार है, यानी मुख्य रूप से कौन पर्व मनाया जाता है यहाँ पे, तो देखा जैसे छठ है, यहाँ पे दीपावली है, दशहरा है, रामनवमी है, बुद्ध जयंती है, महावीर जयंती है, ईद है, रक्षाबंधन है, क्रिसमस है, सरस्वती पूजा है, गुरु गोविंद सिंह जयंती है। ये सारा चीज़ों पर आपको बिहार के पर्व के रूप में विशेष रूप से इसको मनाया जाता है। तो कौन कौन से और इसको देख लीजिए, तो छठ है, दीपावली है, दशहरा है, रामनवमी है, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस, सरस्वती पूजा, गुरु गोविंद सिंह जयंती वगैरह जो है मनाया जाता है। प्रमुख धर्म के बारे में देखा जाए तो प्रमुख धर्म बिहार में कौन कौन सा धर्म है, तो प्रमुख धर्म में देखा जाए, मान लीजिए हिंदू है, हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म का आपको संख्या देखा जाए तो आपको 82.69% आपको टोटल आपको हिंदू यहाँ पाए जाते हैं। मुस्लिम यहाँ पे है कितना, आपको 16.87% यहाँ मुस्लिम पाए जाते हैं। फिर उसी तरह से सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, जो 1% से नीचे भी पाए जाते हैं, नीचे है लगभग 1% से नीचे है लोग। ये सब धर्म जो आपको बिहार में पाया जाता है, कौन कौन सा, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये लगभग आपको जितने सारी आपको सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन है, इनकी संख्या बहुत कम है बिहार में, लगभग 1% से भी नीचे है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा जाए तो हिंदू धर्म यहाँ पे है, और सेकंड में आपका मुस्लिम धर्म आता है। फिर आगे देखा जाए जैसे बिहार की राजकीय चिन्ह जो है, बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है, तो सबसे पहला क्या है, तो आपको बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह में पहला क्या है, तो आपको बोधि वृक्ष है, जिसको जो पीपल है, पीपल को बोधि वृक्ष बताया गया है, क्योंकि इसी पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो राजकीय चिन्ह में उसी वृक्ष को लिया गया है, बोधि वृक्ष जो पीपल है। आपको राजकीय पशु कौन सा है आपको बिहार का, तो आपको बैल है, ऑक्स। और फिर उसके बाद आपको राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाए, यानी राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। और आपको राजकीय क्या है, तो आपको राजकीय फूल क्या है, तो राजकीय फूल क्या है, तो गेंदा, मैरीगोल्ड। फिर आगे आपको आगे देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको कितने हैं, तो 243 है। कितना है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243। उसी तरह से विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। एक चीज और जान लीजिए कि बिहार जो है द्विसदनीय अपनाया जाता है, द्विसदनीय। जैसे मान लीजिए 2 सदन यहाँ पाया जाता है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद भी है। ये हर एक राज्यों में ऐसा नहीं पाया जाता है, लेकिन किसी किसी राज्य में है, जिसमें से बिहार भी एक है जहाँ पे विधान परिषद है। तो विधान परिषद के रहने से द्विसदनीय आपको द्विसदनात्मक हो जाता है आपको बिहार। फिर उसके बाद विधान परिषद का कितना आपको सदस्यों का है, तो आपको 75 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, यानी बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको 40 है, 40। वहीं आपको राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको 16 है। आपको बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो 101 है, 101 अनुमंडल की संख्या है। और प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो आपको कितना है, तो 534। एक चीज और देख लिया जाए यहाँ पे, जैसे बिहार की जनसंख्या कितना है, तो आपको 10,40,99,452। ये आपको क्या है, तो आपको बिहार की जनसंख्या है। और ये 2011 में जो जनगणना हुआ था उस हिसाब से है ये, ठीक है। यानी बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452। ये सेंसस जो हुआ था हुआ, ये कब का है, तो 2011 के हिसाब से। बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो आपको 61.8%। ये जब तक अगला आपको जनगणना नहीं हो जाता है तब तक एग्जाम जब होगा उसमें यही आंकड़ा पूछा जाएगा 2011 का। तो 2011 के हिसाब से ही आपको साक्षरता दर बिहार का कितना है, तो 61.8% ही है, ठीक है।
यानी बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो बिहार का लिंगानुपात में देखा जाए तो आपको 918 है, अर्थात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, फिर 918 है। ठीक है, तो आपको बिहार की लिंगानुपात क्या है, तो आपको 918। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या इसको देखे हैं। पहले नामाकरण था, फिर उसके बाद आपको 1764 में आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार होता है, उसमें ये घोषणा की जाती है कि बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नए प्रांत का गठन किया जाएगा। ये घोषणा की जाती है कब, तो 12 दिसंबर 1911 को। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग होता है, किससे, तो आपको बंगाल से अलग होता है। फिर नेक्स्ट आपको 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का क्या किया जाता है, तो गठन किया जाता है। और इसी 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट ये है कि इसका प्रथम विभाजन होता है बिहार का, तो 1 अप्रैल 1936 को जो बिहार से उड़ीसा अलग होता है। फिर उसके बाद दूसरा विभाजन और अंतिम विभाजन जो होता है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है, जो बिहार से आपको झारखंड अलग होता है। जब झारखंड अलग होता है तो वन क्षेत्र अधिक मात्रा में आपको झारखंड में चला जाता है। 20% मात्र बिहार में पड़ता है, 80% चला जाता है झारखंड में। खनिज क्षेत्र में देखा जाए तो आपको खनिज क्षेत्र में मात्र 6% ही बचता है बिहार में, और 94% टोटल आपको कहाँ चला जाता है, तो आपको कहाँ चला जाता है, तो ये चला जाता है आपको झारखंड में। वही जैसे मान लीजिए जूट का है, तो जूट का फैक्ट्री ज़्यादा रह जाता है आप कहाँ पे, तो आपको बिहार में, और जूट का आपको कच्चा माल जो पैदा किया जाता था, जो जमीन था वो सबसे ज़्यादा कहाँ चला जाता है, तो आपको झारखंड में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जूट मिल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र है, 35% कहाँ बिहार में रहता है। फिर उसके बाद 65% कहाँ चला जाता है, झारखंड में। फिर जनसंख्या 10,40,99,452 है, ये आपको बिहार की जनसंख्या है। ये आपका सब सर्वाधिक तापमान गया हो गया। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। बिहार की नदियां हैं, इसके पहले हम लोग बिहार के नदियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखेंगे। बिहार की नदी और भारत की नदी के बारे में विस्तृत रूप से क्लास हो चुका है। ये प्रमुख खदान हो गया, ये आपको नगदी फसल हो गया, ये प्रमुख जनजातियाँ हो गया, संथाल, उरांव, मुंडा, गोंड और राजभर। विशेष रूप से आपको जनजातियों का विद्रोह का जब क्लास चलेगा उसमें आपको विशेष रूप से और इसको बताया जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल क्या है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। बिहार में धार्मिक स्थल में आपको बोधगया हो गया, पटना साहिब हो गया, पावापुरी हो गया, फुलवारी शरीफ हो गया, वैशाली हो गया, ये मनेर हो गया, या मनेर लिख देते हैं। त्योहार में देखा जाता है छठ, दीपावली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस, सरस्वती पूजा, गुरु गोविंद सिंह जयंती वगैरह यहाँ पे मनाया जाता है। प्रमुख धर्म के रूप में है तो आपको हिंदू हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, फिर सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध और जैन हो गया। इसमें से सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म यहाँ पे बिहार में ज़्यादा है, और सेकेंड में आता है मुस्लिम धर्म में। इसलिए आप देखिए कि बिहार का आपको राजकीय भाषा जो है तो पहला हिंदू है और दूसरा क्या है तो आपको मुस्लिम है। राजकीय चिन्ह में क्या है तो बोधि वृक्ष है, पीपल है, पशु है तो बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, प्रतीक चिन्ह में बोधि वृक्ष है, और राजकीय फूल क्या है तो गेंदा है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है 243, विधान परिषद में 75 है। और वहीं आप देखा जाए कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो आपको 40 है। राज्यसभा में राज्यसभा में बिहार के सदस्यों की संख्या कितनी है तो 16 है, 16 है। कितना है, 16 है। अच्छा, बिहार में क्या मंडल की संख्या कितनी है तो 101 है, 101 है। और प्रखंडों की संख्या जो है आपको 534 है। इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ देता है, तो आपको बिना याद किए काम नहीं चलेगा। ये अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक बिहार जो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक ये इसका देशांतरीय विस्तार है। बिहार जो है क्या है तब आयताकार शेप में है, और ये आपको उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बिहार जो है आपको समुद्र तल से 173 फीट ऊंचाई पे ये पाया जाता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।